उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार चीफ मिनिस्टर और बीजेपी कायद डॉक्टर अमार रिजवी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका वकास की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क के मुसलमानों से अपील है कि वो बीजेपी के साथ टकराव की पॉलिसी तरकाफ करते हुए पार्टी से गुफ्त-ओ शनीद के ज़रिया अपने मसाइल हल करवाएं। आप सबको बहुत बहुत हमारा सलाम और नमस्कार। और मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि आज हालांकि इतवार है, ज़्यादातर लोग बिज़ी हैं अपने अपने पर्सनल कामों में, लेकिन इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए। जैसा अभी बाकरी साहब ने कहा, जो बीजेपी के जो माइनॉरिटीज़ विंग है उसमें काफ़ी एक्टिव हैं और बराबर लखनऊ आते जाते रहते हैं, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। और हमने इनको ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के तेलंगाना के कन्वीनर की हैसियत से भी ज़िम्मेदारी दी है। उसमें भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि प्रेस के लोगों से भी हमारी मुलाकात होना चाहिए। और आप प्रेस जो है वो हमारे जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चौथा जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि लेजिस्लेचर और उसके बाद आप जुडिशरी और जो प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक अंग है। बग़ैर एक फ्री प्रेस के, एक आज़ाद प्रेस के, एक गैर जानिबदार प्रेस के कोई भी प्रजातंत्र जो है, कोई भी डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती और ना आगे बढ़ सकती है। खाली डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है, बल्कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको हिम्मत के साथ और इंसाफ के साथ अगर कोई विंग उठाता है तो वो प्रेस है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रेस की है, आप पर है। आप लोगों से मिलने का मौका दिया, मुझे बेहद खुशी है। इस वक्त बहुत से एक सवाल जो है वो ख़ासकर अक़लियतों से पूछे जाते हैं और अक़लियतों के बारे में कहा जाता है। और जब हम अक़लियत कहते हैं तो उसमें ख़ास तरीके से मुसलमानों की बात आती है कि आखिर मुसलमान बीजेपी के साथ क्यों आएँ, क्या वजह है, क्यों बीजेपी के साथ मुसलमानों का आना ज़रूरी है। प्रजातंत्र में किसी के साथ किसी का आना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक वक्त की एक ज़रूरत ऐसी होती है कि जिसमें जब समस्याओं का समाधान करना होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में भी मुसलमान जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को मुसलमानों के वोट की ज़रूरत की वजह से उनसे ये कहा जाता था अक्सर कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी या जनसंघ था उस वक्त ये लोग तुम्हारे लिए ख़तरे का सबब हो सकते हैं। कुछ लोग खुशी से और कुछ लोग इस बात से मुतासिर होकर कांग्रेस के अंदर रहे। लेकिन आपने देखा कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं कांग्रेस में 50 साल रहा हूँ। 50 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं 2018 में बीजेपी में आया। जो बात उन्होंने कही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कही है, अगर इस नारे को पूरा करना है तो हम लोगों को भी एक बार लीडरशिप को मौका देना चाहिए, मोदी जी के साथ आना चाहिए और मिलकर इस एक नए हिंदुस्तान की, जिसका तसव्वुर, जिसकी कल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें हमें अपना भरपूर ताउन देना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ से अलग रहकर आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ गांव में मसल है, एक कहावत है कि सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब तक कि सोने को आप कसेंगे नहीं कसौटी पर, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली है। जब तक कि आदमी के पास आप रहेंगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो एक ज़रूरत इस वक्त की है हमारी मुल्क की और ख़ास करके हमारी कम्युनिटी की बहुत सी समस्याएं हैं। और आपको सुन के ये ताज्जुब भी होगा और दुख भी होगा कि मुसलमान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 35% जो है वो मुसलमान इलिटरेट है, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तालीम जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है।
खाली मुसलमानों के लिए नहीं ज़रूरी है। मैं मुसलमानों की बात यूँ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ा हुआ जो तबका है वो मुसलमानों का है, जबकि हमारे यहाँ मज़हब में, हमारे कुरान के अंदर सबसे पहले कहा गया इक़रा बिरब्बिकुम, कलम की बात कही गई और पढ़ने की बात कही गई, और हम लोग पढ़ने से बिल्कुल अलग हो गए। तो हम लोगों को इस बात की कोशिश करना होगी और हमें सरकार से पूरा भी ताउन इसमें मदद लेना होगी कि मुसलमानों का पिछड़ेपन की जो बात है उसमें सरकार और जो है वो पूरा ताउन करे। जब पिछड़ेपन की बात आती है तो हर एक जो है वो अपने को पिछड़ा कहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त उत्तर हिंदुस्तान के अंदर अगर तालीमी एतबार से और माशी एतबार से, जिसे आर्थिक तरीके से कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा तबका है तो वो मुसलमानों का है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज हम नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके मुल्क में 35% अगर मुसलमान अनपढ़ है तो इसका मतलब है कि 35% मुल्क जो है वो अनपढ़ है। अगर मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कि उतने % लोग पिछड़े हुए हैं। तो बीजेपी जो है कमिटेड है सबका साथ और सबका विकास करने के लिए। यही बात हमारे वज़ीर आज़म ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो हमारी दरख्वास्त है ख़ास करके मुसलमान नौजवानों से और लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कीम्स। एक बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासकर उसमें मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो पड़ा रहता है और लोगों को इत्तला भी नहीं होती है। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि हम खुद, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं, वो उस तरह तवज्जो नहीं देते। और दूसरी वजह यह है कि जो अफसर जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन स्कीम्स की इत्तला वो जनता तक करें, आम आदमी तक करें, वो अफसर उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो ताज्जुब से काम लेते हैं और वो स्कीम्स को जो है वो आम माइनॉरिटी को और ख़ास करके मुसलमानों तक के या तो पहुंचने नहीं देते हैं या पहुंचाते नहीं हैं। तो ये दोनों की गलती है। गलती हमारी कम्युनिटी की भी है और गलती उस ब्यूरोक्रेसी की भी है जिसके अंदर ये स्कीम्स वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो हमें जब तक कि हम अपने जो रूलिंग पार्टी है जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो बीजेपी ये कह रही कि आप हमारे साथ आइए। एक ज़माना था जब कांग्रेस जब शुरू हुई है तो बंगाल के अंदर कोई भी एक ही आध लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर मुसलमान आए थे कांग्रेस में। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं वो, और उन्होंने एक आह्वान किया तो मुसलमान बीजेपी कांग्रेस में आना शुरू हुए। आज मुसलमानों की जो है ये फ़र्ज़ बनता है, हम समझते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो आएँ और अपना जो फ़र्ज़ है, अपना जो है काम वो करें। एक बात और मैं साफ करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वो वोट बैंक की तरह से अपने को इस्तेमाल करवाना छोड़ दें। वोट बैंक मुसलमान का अगर आप इस्तेमाल करते हो उसको वोट बैंक की तरह, इसका मतलब ये कि आपकी नीयत साफ है। हम बीजेपी में आपको बताना चाहते हैं कि हम वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप किसी भी पार्टी में रहना चाहे, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे बीजेपी में तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और पूरा प्रयास होगा कि जो मेन लाइन है, मेन स्ट्रीम है, उसके अंदर हम आपको लेके चले। और अगर कोई समस्याएं हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सुनने के लिए तैयार हैं। यही मुझे इस समय आपसे कहना था, इस वक्त कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक मुसलमान थे मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, उनको हटा दिया गया और एक जो है नेशनल स्कॉलरशिप जो स्कीम थी वो बर्खास्त कर दी गई। और अमित शाह हैदराबाद में आके मुसलमान को 4% के हटा देता हूँ ये बयान देते हैं। तो इस तरह के बयान न देने से, ऐसे काम करने से कौन से मुसलमान आपकी पार्टी में शामिल है? जो जहाँ तक कि आपने वो बात की स्कॉलरशिप्स के लिए, तो स्कॉलरशिप का अभी आपने देखा होगा कि खंडन इसमें आया है कि वो स्कॉलरशिप बंद नहीं किए गए हैं। उसमें एक प्रोपेगेंडा ये इसके ख़िलाफ़ किया गया। जहाँ तक कि ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हटाने की बात है
कि इस वक्त काबीना में कोई मुसलमान नहीं है, तो वो इसके ऊपर विचार हो रहा है और आप जल्दी देखेंगे कि ये कमी जो है वो पूरी की जाएगी। ये 4% अमित शाह जो बोलते हैं हैदराबाद में आके बोलते हैं, आपने कौन सी जरा कमिटमेंट दिया था तेलंगाना ने, जिस गवर्नमेंट ने, तो उसको अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। और ये बात जो है जो आप कह रहे हैं, ये मैं जो हमारी हाई कमांड है उस तक के पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हाई कमांड जो है इस तरफ तवज्जो दे। बीजेपी को हुकूमत में आके 8 साल हो गया। 8 साल में माइनॉरिटीज के लिए क्या इक़दाम करें, और जहाँ भी देखेंगे माइनॉरिटी जो है तकरीबन बीजेपी आने से बर्बाद हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर के जो ऑनलाइन आप जाएं उसमें, तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई हैं। उनको आप ऑनलाइन देखिए तो उसमें स्कॉलरशिप्स है, अप टू PhD सारे एजुकेशन का वो है। मुश्किल ये है कि देखिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मुसलमान लड़के बैठते ही नहीं, उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स में नहीं बैठते, IAS में नहीं बैठते, आर्मी के एग्ज़ाम में वो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, उसमें नहीं जाते। तो इनको जाना चाहिए, आपको कम्युनिटी के हमारे लोगों को, इन लोगों को प्रेरित ज़रूर करना चाहिए कि उसमें जाएं। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स हैं, उनको अवेल करें। मैं जो बात कह रहा था वो बात आपने शायद सुनी नहीं। मैं कह रहा था कि जो आज मुसलमान फैज़याब नहीं हो पा रहे हैं या जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसके 2 कारण हैं। पहली वजह यह है कि एक तो जो हम खुद देखते नहीं, ऑनलाइन पे नहीं जाते कि हमारी क्या क्या हमें गवर्नमेंट सहूलतें दे रही है। कई 100 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पिछली मरतबा वापस चला गया था। दूसरी बात जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, ज़िले के लोग जो हैं वो मुसलमानों को नहीं बताते कहीं कहीं पर कि यहाँ पर ये स्कीम्स हैं, तो मुसलमान महरूम रह जाते हैं। इस वक्त हमें ज़िले के ये ब्यूरोक्रेसी पर, अफसरों पर कम भरोसा करना है। हमें ये जो आजकल जो आज़ादी मिली है ऑनलाइन से, कंप्यूटर से, इससे हमें फ़ायदा उठाना है और हमें उन स्कीम्स को उस पर अपने बच्चों को लाकर और इससे पूरी तरह से उसका लाभ उठाना है। हुकूमत का नारा नहीं है ये नारा। तकरीबन सर मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, तकरीबन ये जो है बीजेपी के जो है झंडे लहरा के, जो खंडवा पहन के ये लोग ही जो है नारा मार रहे हैं। तो कौन सा जो माइनॉरिटी है जो बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करेगा? नहीं, देखिए ये बीजेपी का नारा नहीं है, ये उन चंद फसादियों का नारा है जो बीजेपी में आकर अपना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बीजेपी में गलत तरीके से उसको अपना असर फैलाए। ये बीजेपी का हरगिज़ नारा नहीं है कि मुसलमानों को गोली मारो। ये जो ऐसा करता है उसके खिलाफ आपको रिपोर्ट करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये खुली वीडियो है, लाखों जो है लोग देखे हैं, एविडेंस मौजूद है, उसके बावजूद जो है स्वीट हार्ट बना हुआ है उन्हें।